नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं एसके और आपने देखना शुरू कर दिया है YND एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं भारतीय संविधान पर एक वीडियो की श्रृंखला बना रहा हूं, जिसमें अभी तक मैंने आपको बताया है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा के संगठन की मांग और संविधान सभा की संरचना के बारे में, फिर संविधान निर्माण के बारे में मैंने आपको बताया, और संविधान के जो स्रोत, बाह्य स्रोत हैं वो क्या क्या हैं, वो ये सब मैं अब तक बता चुका हूँ। आज मैं आपको इसी संदर्भ में एक और वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको आप नोट कर सकते हैं और नोट करते चलिएगा एक एक करके। वीडियो आपको कैसा लगता है एंड तक बने रहें और कमेंट बॉक्स में जाकर बताना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए और धड़ाधड़ अपने दोस्तों के पास, जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं उनके पास भेजते रहिए कि सर जो है एक बेहतरीन वीडियो बना रहे हैं, एक श्रृंखला पूरी संविधान पर तैयार कर रहे हैं, और धड़ाधड़ इसको शेयर करते रहिए। चलिए, YND एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए, YND एजुकेशन लेकर आया है आज आपके लिए संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली विशेषता है वो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेशन होना, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ 1976 में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत इसमें जोड़े गए, भारतीय संविधान में ये जोड़े गए मौलिक कर्तव्य, और एक नया अध्याय इनके लिए तैयार किया गया जिसे 4A या 4 का आप कह सकते हैं। इसमें इनको जो समाहित किया गया है और इसके लिए एक अनुच्छेद तैयार किया गया 51 का के रूप में जो है ये तैयार किया गया। कुल मिलाकर अभी भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आपको याद रखना है, कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। तो यहाँ से दो चीजें आपको पता चली कि 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए, एक नया अध्याय भारतीय संविधान में जोड़ा गया जिसे भारतीय संविधान के अध्याय 4A का नाम दिया गया, ठीक है। तो ये जो है तय करते हैं कि हमारे देश में नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं वो क्या क्या है, इसमें इस बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। दूसरा जो है हमारा वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें अगर हम, तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये क्या है। तो नीति निर्देशक तत्व सरकार को, जो भारत सरकार है, जो करंट टाइम में गवर्नमेंट है, इसको संचालन के संदर्भ में जो है एक व्यवस्था बनाई गई है भारतीय संविधान में, जिनको नीति निर्देशक तत्व के नाम से जाना जाता है। और ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर और 51 तक वर्णित हैं, और ये भी ठीक मौलिक कर्तव्यों की तरह ही अध्याय 4 में वर्णित किए गए हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में है, और ये भारतीय संविधान के अध्याय 4 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है ना। और इसी नीति निर्देशक तत्व में ही शिक्षा का जो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, मतलब सरकार 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी, ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार मतलब सरकार, जो गवर्नमेंट है, उसे जो है 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देनी है। ये हमारा 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देनी है, ये एक कानून बनाया गया, ठीक है। तो जिसके तहत कुल मिलाकर पहले जो मौलिक कर्तव्य थे वो कुल मिलाकर 10 थे, लेकिन ये शिक्षा के अधिकार को लेकर जो है सरकार के मौलिक कर्तव्य और नागरिकों के कुल मिलाकर एक और मिला दिया, तो ये कुल मिलाकर हो जाते हैं 11। तो वर्तमान समय में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये जो है ये जो नीति निर्देशक तत्वों की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें इसको जोड़ा गया जो है
ये कहलाया हमारा 86वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? जी हाँ, आपको याद रखना है 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था, ठीक है ना, 2002 में हुआ था, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और इस तरह से कुल मिलाकर मौलिक कर्तव्य जो हुए वो 11 हो गए हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा पॉइंट है, संसदीय प्रभुसत्ता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, ठीक है। जहां जहां आपको इंपॉर्टेंट लगता जा रहा है नोट करते चलिएगा, बिल्कुल। तो इसमें बात करें तो जहां पर संविधान ने, जहां एक और न्यायालय को संविधान की अंतिम, मतलब संविधान द्वारा बनाए गए संविधान में वर्णित प्रत्येक जो है शब्द, प्रत्येक जो नियम है, इनकी अंतिम रूप से व्याख्या कौन करता है? ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। हमारा जो न्यायिक विभाग है, वो न्यायिक विभाग है, ये इसको जो है इसकी व्याख्या करता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो कानून की व्याख्या कौन करता है? हमारा न्यायिक जो अमला है वो करता है, उसमें चाहे हमारा उच्च न्यायालय हो, उच्चतम न्यायालय हो या अन्य न्यायालय हो, ये जो है कानून की व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमारे इन्हीं न्यायिक अमलों के पास, न्यायिक जो संस्थाएं हैं, इन्हीं के पास जो है किसी कानून या आदेश को वैध या अवैध घोषित करने की जो है शक्ति प्रदान की गई है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है भारत में न्यायिक सर्वोच्चता है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि भारत में जो है न्याय, यानी कि जो हमारे न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, तो उसका जो निर्णय होता है किसी भी विषय पर, वो पूरे देश में सर्वमान्य होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह जो है न्यायालय की शक्तियों को सीमित करने के लिए संसदीय सर्वोच्चता को भी स्थापित किया गया है भारतीय संविधान में। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो संविधान है ये संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का जो है वो अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करता है। आप इस तरह से इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चौथा है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका से मतलब क्या है कि भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, और हमारे संविधान में इस बात की व्याख्या की गई है कि कहाँ तक जो है जो व्यवस्थापिका है वो न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगी किसी भी प्रकार से, और इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होना, न्यायाधीशों के पद को सुरक्षा प्रदान करना, उनके कार्यकाल तथा उनके वेतन में कमी, न्यायाधीशों के आचरण पर विधायिका द्वारा विचार नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाती हैं। अगला टॉपिक है वो है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार से मतलब क्या है कि भारत में जो भी व्यक्ति भारत का निवासी है, वयस्क है, उसे जो है यहाँ पर मत देने का अधिकार प्राप्त है। किसी भी प्रकार का चुनाव हो, लोकसभा, विधानसभा या कोई पंचायती चुनाव हो, इसमें जो है भारत के हर नागरिक को मत देने का अधिकार है। तो मूल संविधान में जो है ये जो समय सीमा थी किसी भी व्यक्ति के लिए वो 21 साल थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्षमा करिएगा थोड़ा सा। जो एकल नागरिकता, अगला जो हमारा विशेषता अगली है वो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का तात्पर्य यह है कि भारत में जो है दोहरी नागरिकता आपको नहीं मिलेगी। आपको जो है भारत संघ की नागरिकता ही प्राप्त होती है। तो संघ के आधार पर सबसे पहले आपको नागरिकता लेनी होती है, उसके बाद आप उस राज्य विशेष के नागरिक कहलाते हैं जहां पर आपका निवास स्थान होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से भारत में एकल नागरिकता का भी जो है प्रावधान है, और ये एक खास विशेषता है भारतीय संविधान की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो है अल्पसंख्यकों का संरक्षण, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के बारे में भी, कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है भारत में, जैसे सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, इनके साथ साथ मुस्लिम, क्रिश्चियन और जो है
अन्य समुदाय जो भी भारत में रहते हैं, तो इनको संरक्षण सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रदान किया गया है। यद्यपि यह अस्थायी प्रावधान था, किंतु यह अभी तक जारी है ताकि इन लोगों को मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा 8वां नंबर है, विशेषता, 8वीं विशेषता है, वो क्या है? एकल संविधान। अर्थात भारत का जो संविधान है वो संपूर्ण भारत में एक ही संविधान होता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे अमेरिका एक देश है, अमेरिका में जो है, अमेरिका देश में केंद्र के लिए जो संविधान है वो अलग है और राज्यों के लिए संविधान अलग है। ठीक है ना, मतलब केंद्र और राज्य के संविधान अलग अलग हैं, लेकिन भारत में केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है। आपको ध्यान रखना है, अगर बात की जाती है तो भारत में एकल संविधान जो है इसको यूनिक बनाता है, अमेरिका के संविधान से अलग करता है, क्योंकि अमेरिका में जो संविधान है वो केंद्र के लिए अलग है और राज्य के लिए अलग संविधान है, लेकिन भारत में राज्य और केंद्र दोनों के लिए एक ही तरह के संविधान है। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है और यही कारण है कि एकल संविधान होने के कारण ही भारत का संविधान बहुत ही व्यापक एवं बड़ा है और इस कारण इसे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा जो 9वां है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता। ठीक है ना, स्थापित करता है हमारा संविधान जो है वो एक लोकप्रिय प्रभुसत्ता स्थापित करता है। ये भारतीय जनता द्वारा निर्मित है और अंतिम शक्ति इसमें जनता को ही प्रदान की गई है। ठीक है ना, भारतीय, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो प्रभुसत्ता है, जो सोवर्निटी है भारत की, वो भारतीय जनता के हाथों में ही निहित है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है ये बहुत ही लोकप्रिय है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और 10वां जो हमारा है पॉइंट ये है लिखित और विस्तृत संविधान। तो हम जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद वर्णित हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद वर्णित हैं। ठीक है ना, तो जबकि अन्य बड़े देशों के लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो अमेरिका में 7, कनाडा में 147 और ब्रिटेन में 128 अनुच्छेद हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत का संविधान कितना विशाल है अपने आप में। ठीक है ना, और आगे हम बात करते हैं, जो 11वां पॉइंट है हमारा वो क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है ना, भारतीय संविधान भारत को प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य से मैं आपको आशय स्पष्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, कि गणराज्य क्या होता है? तो गणराज्य जहां पर वंशानुक्रम में पद निर्धारित नहीं होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं राष्ट्रपति जो भारत का होता है ये सर्वोच्च पद होता है। राष्ट्रपति का पद भारत में सर्वोच्च होता है और ये भारतीय जनता द्वारा अपरोक्ष रूप से चुना जाता है और इसका एक निश्चित कार्यकाल 5 साल का होता है, जिसके बाद पुनः इसका चुनाव किया जाता है और ये दोबारा भी चुना जा सकता है या अगर जनता चाहती है तो इन्हें बदला भी जा सकता है 5 साल के बाद में। ठीक है ना, तो इस तरह से ये जो है एक भारत को गणराज्य बनाती है ये चीज की जो हेड होता है देश का वो जो है वंशानुक्रम में ना होकर वो भारतीय जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। और अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है हमारा कि समाजवादी राज। भारतीय संविधान भारत को एक समाजवादी राज बनाता है। समाजवादी राज से मतलब क्या है? जहां पर प्रत्येक समाज को बराबर जो है भागीदारी का अवसर प्रदान होता है, उसे समाजवादी राज कहा जाता है। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जो है प्रत्येक समाज, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग हो, ये सब भारतीय जो है मानस में पूरी तरह से बराबर के हिस्सेदार हैं। ये देश की प्रगति में बराबर के हकदार होते हैं। ठीक है ना, और मैं अगर बात करूं समाजवादी शब्द की तो ये जो है अभी आपने इससे पहले भी देखा था 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा जो है समाजवादी शब्द हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया।
समाजवादी शब्द के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही 1976 में प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, तो दूसरा जो है वो अगला है कि संविधान जो है हमारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा देता है, अर्थात यहाँ प्रत्येक धर्म संप्रदाय पंथ के लोग अपने पंथ संप्रदाय पूजा पद्धतियों को अपना सकते हैं, उसमें भारतीय सरकार किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कठोर एवं लचीला संविधान। तो हम जानते हैं भारत का संविधान बहुत ही लचीला है और इसके लचीलेपन की गवाही जो है इसमें होने वाले संशोधन दे सकते हैं, जिसमें आप को मैं बता दूं कि कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा अभी तक संविधान संशोधन हो चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप नोट कर लीजिए कि जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत में ली गई है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक, तो दक्षिण अफ्रीका से ये प्रावधान हमारे यहाँ लिया गया कि संविधान को जो है समय समय पर संशोधित और परिमार्जित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है। 14वां है हमारा, 14वां पॉइंट है कि भारतीय जो राज्य है यहाँ पर संसदीय शासन है, मतलब हम जानते हैं दो सदनीय जो है संसद है, एक को हम लोकसभा कहते हैं, दूसरे को राज्यसभा कहते हैं। और जो सरकार होती है, मतलब कि जो शक्ति केंद्रित होती है, वो मंत्रिमंडल, जो भारतीय जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि होता है, उसमें कुछ मंत्री बनाए जाते हैं। तो जो मूल शक्ति होती है वो मंत्रिमंडल में निहित होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं भारत में संसदीय शासन है और सरकार कैसी है, मंत्रिमंडलीय सरकार है। ठीक है ना, जो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का होता है, वास्तव में जो शक्ति निहित होती है वो भारत के प्रधानमंत्री में निहित होती है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री कौन होता है, इस मंत्रिमंडल का नेता होता है, यानी कि भारत की जनता के द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधि, जो चुने गए लोगों का जो है प्रतिनिधि होता है, जिसे हम प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। ठीक है, और आगे हम बात करें तो संघात्मक शासन व्यवस्था है भारत में। संघात्मक शासन व्यवस्था से मतलब है कि भारत में जो है, चूंकि हम जानते हैं भारत जो है राज्यों का संघ है, राज्यों का एक गठजोड़ है। तमाम हम जानते हैं भारत में 27 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब का ये संघ है। और यहाँ पर जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ हैं, मतलब केंद्रियों का विभाजन किया गया शक्तियों का, उसमें केंद्र के पास कुछ शक्तियाँ हैं, कुछ शक्तियाँ जो है राज्य सरकार के पास हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो है एक संघात्मक शासन व्यवस्था का निर्माण इस तरह से किया गया है। और हमारे संविधान का यह अनूठा लक्षण ही आपातकालीन अवस्था में जो है संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक स्वरूप देता है। ठीक है, और जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर आपको और एक वीडियो मैं बनाकर दूंगा वह है मौलिक अधिकार। ठीक है ना, तो मौलिक अधिकारों की बात करें हम तो मौलिक अधिकार से आशय उन अधिकारों से है जिनके बारे में जो है भारतीय लोगों से जो है इसे कोई छीन नहीं सकता। संविधान ने ऐसे अधिकार दिए हैं। ठीक है ना, और ये अधिकार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के विरुद्ध भी उसी तरह लागू किए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो संविधान में मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक में इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, इस पर मैं एक नया वीडियो आपको बना के दूंगा जिसमें सारे मौलिक अधिकार होंगे। तो अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो YND एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर लाइक तो जरूर कर ही दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।